नमस्ते दोस्तों, चलिए पल भर के लिए एक कल्पना करते हैं। नहीं, चांद पे नहीं जाना है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से आप अपने भविष्य और अपने अतीत दोनों में यात्रा कर पाएंगे, तो मेरे भाई या बहन अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिएगा, क्योंकि आज की ये ड्राइविंग थोड़ी हैवी होने वाली है। क्योंकि आज हम 5, 10, 25 या 50 साल नहीं, बल्कि 50,000 साल से 1 लाख साल अतीत में ट्रेवल करने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके झटक से वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हम चले। कंग्रेचुलेशन गाइस, आप पहुंच चुके हैं पूरे 50,000 साल अतीत में। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हो और आप देखते हो कि उस समय के लोग उन देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं जिनके पास कुछ दैवीय शक्ति होती है, जिससे कि वो इस धरती के बेसिक एलिमेंट जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, और शायद इन्हीं एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है, उनको कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने की और उन्हें मैनिफेस्ट यानी कि एक नया प्रारूप देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आज की हम मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में जानते हैं कि मैस और एनर्जी मिटाए नहीं जा सकते, केवल उनका प्रारूप बदला जा सकता है। जैसे मैस और एनर्जी को भी एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि उनके पास ये क्षमता है, सवाल ये है कि उनके अंदर ये क्षमता है, लेकिन आई कहां से? क्योंकि आज हम जानते हैं कि ऐसा काम सिर्फ एक टाइप 3 सिविलाइजेशन ही कर सकती है, जिसके पास अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी की मैस और एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से अपने वर्तमान में लौट आते हैं वापस। तो क्या आपको अपनी आंखों पर विश्वास होगा जो आपने अपनी आंखों के सामने देखा था? क्या आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाओगे अपने दिमाग में? तो आप मन बनाते हैं कि लोगों के बीच इस सच्चाई को लाया जाए। आप लोगों के बीच अपने साथ बीते हुए उस एक्सपीरियंस को बताते हैं कि लोग आपकी बातों को सिख चिली का किस्सा समझकर, बकलोली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपके लिए वो सच है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। आप सच्चाई की तलाश में निकल जाते हैं। ज्ञान का असली प्रारूप जानने के लिए आप वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं, और आपको ये बात देखने को मिलती है कि जिस समय तक पश्चिमी देश अपनी सभ्यता भी ठीक से नहीं बसा पा रहे थे, उस समय तक तो भारत के ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके थे। जैसे कि हजारों साल तक लोग यही मानते थे कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द विभिन्न तारे और ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। ऋग्वेद के 8वें अध्याय के 12वें खंड के 30वें श्लोक में ये चीज मेंशन है कि जिस तरीके से एक पहिया अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक सेम तरीके से सौरमंडल के सभी ग्रह अपने एक्सिस पर घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जिस बात से प्रूफ होता है कि उस समय में भी हम इतने एडवांस थे कि हमारे ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय में भारतीय ही सबसे ज्यादा एडवांस थे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, वैसे उम्मीद तो है आपने कभी पढ़ी होगी ही, तो आपने ये लाइन तो जरूर पढ़ी होगी। ये पंक्ति का ना एक डीप मीनिंग है, जिसको मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे का असली साइंस समझाना ही तो मेरा मकसद है मेरे भाई। इस पंक्ति के हर एक शब्द को हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे एक युग 12,000 साल के बराबर होता है, एक सहस्त्र युग 1,20,000 साल के बराबर होता है, और एक योजन करीब 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर हम इन 3 के 3 अंकों को आपस में गुना कर देते हैं तो ये ठीक उतनी ही दूरी निकलती है जितना सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की है, और ये दूरी है कुछ इतनी, जो कि हमारी आज की मॉडर्न साइंस जैसे नासा, स्पेसएक्स और दूसरी स्पेस एजेंसीज और फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट जिस चीज को आज प्रूफ कर पाए हैं, उसको न जाने कितने सालों पहले ही डिस्कवर कर लिया था। और बात ये दूरी की नहीं है, बात है प्रकाश की गति की। प्रकाश की गति भी आज की खोज नहीं है, प्रकाश की गति को भी ना जाने कितने हजारों साल पहले ही खोजा गया था। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे वेदास के अंदर मेंशन है, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता? क्या वेदास में सिर्फ मंत्र है? हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक मीनिंग है? बिल्कुल है। आज भी मॉडर्न साइंस के सामने ऐसे बहुत सारे सवाल हैं
जिनका जवाब दे पाना आज भी मॉडर्न साइंस के हाथों में तो बिल्कुल नहीं है कि कैसे राम सेतु पर हजारों साल पुराने पत्थर आज भी तैर रहे हैं। क्योंकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो पत्थर भी पानी में तैरते तैरते एक समय आता है जब उसका डूबना निश्चित हो जाता है। या फिर क्यों कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी गहरे लाल रंग की है अगर वास्तविकता में वहां पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, तो इतने प्रमाण हमारे पास कैसे हैं? क्यों भारत का इतिहास ही सबसे प्राचीन है? क्यों उसके वेद ही इतने प्राचीन हैं? कैसे ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और ये बात सिर्फ आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि आप एक भारतीय हो। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रिनिटी मैक्सिको में अपनी एक बात को लोगों के बीच रखा कि ये शायद पहली बार नहीं है कि हम इंसानी सभ्यता ने इतने बड़े न्यूक्लियर टेस्ट को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है। ये तो हजारों साल पहले भी हो चुका है। और संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित थे ना, वो भागवत गीता का है। और भागवत गीता जिसने कही थी ना, उन्होंने भी उस महाभारत काल में ही जन्म लिया है। हमारे पौराणिक साहित्य में केवल कथाएं या मंत्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारा इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास जिस पर आज भी हमें इतना विश्वास है। और वो वेद जिसके हर एक मंत्र में एक विज्ञान छुपा हुआ है। बस कमी है तो उस छुपे हुए विज्ञान को तराशने की, उस पर विश्वास करने की, उस पर रिसर्च करने की। क्योंकि जिस सवालों का जवाब आज मॉडर्न साइंस नहीं दे पा रहा है, शायद हो सकता है कि उन्हीं सवालों का जवाब उन धार्मिक पुस्तकों के अंदर छिपा हुआ। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस हमें आज की रियलिटी से कनेक्ट करके रखती है, लेकिन ज्ञान तो यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे भाई। ज्ञान कभी बदलता नहीं है, वो तो स्थिर है, जो कि इस ब्रह्मांड के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज आज हुई हो या हजारों साल पहले ही। वैसे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर। हम उसे अगली वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो यार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे।